हम लोगों की आज एक संक्षिप्त यात्रा हरियाणा की हुई और उसमें दो इम्पोर्टेंट लोगों से हम लोगों ने बात की, पहलवान और किसान। और देखा कि कैसे गांव-गांव में अखाड़े बने हुए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, किसान क्या कह रहे हैं। एक छोटा सा राज्य, 2% उसकी पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन का 2%, और 30% 35% ओलंपिक मेडल भारत को लेकर आते हैं ये राज्य। तो ऐसा राज्य जहाँ पे खिलाड़ियों की उपेक्षा कितनी ज़्यादा है और क्या जज्बा है लोगों का। दोपहर में हम लोग वहाँ थे और किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे कुश्ती के दांव लगा रहे थे और खेल रहे थे, और उनकी कोचिंग और उनके कोचेस से और उनके ट्रेनर से लंबी हम लोगों की बात भी हुई जी। कि क्या रिसोर्सेज की कमी है, क्या उनको और चाहिए। और आप देखिए कि हरियाणा के में एक खुशहाल राज्य जो कि राइस का एक्सपोर्ट करता था, एक खुशहाल राज्य जिसका ओलंपिक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़िया है, बड़ी शानदार उसकी ग्रोथ रही है उसकी इकॉनमी की, उसको कैसे बर्बाद किया जाता है। कैसे वहाँ का राज्य के युवा या तो ड्रग्स के चक्कर में या बेरोजगारी से परेशान या वो डोंकी रूट से दाएं बाएं होकर विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। ये हरियाणा की आज की हकीकत है। ये इसका मॉडल देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर इलेक्शन में ये सारे मुद्दे हैं। और आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों को सुनिए, बाकी तीसरे नेता वहाँ क्या जा रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों को अगर आप सुनेंगे तो आपको हरियाणा के मुद्दे नहीं दिखाई देंगे। हरियाणा का मुद्दा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं है। हरियाणा का मुद्दा रॉबर्ट वाड्रा भी नहीं है। हरियाणा का मुद्दा अग्निवीर है। हरियाणा का मुद्दा एक साल में 11% बेरोजगारी की बढ़ोतरी है। हम लोगों ने धान बोने वाले किसानों से बात की, राजीव जी, और वो कह रहे थे कि उनकी कीमत आधी रह गई है। और वो आधी क्यों रह गई है? क्योंकि उनको रेट नहीं मिल रहा है। रेट क्यों नहीं मिल रहा है? जब मैंने वहां पे एक उदाहरण दिया कि यूरोपियन यूनियन के भारत 10,000 करोड़ का राइस एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत के लिए हरियाणा पंजाब के किसान बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित करवाते थे। जी। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भारत का जो धान है या चावल है उसको लेने से मना कर दिया, बासमती को, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड जो MRL है उसका उन्होंने लेवल घटा दिया बहुत, जिसमें हमारा चावल क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब ये एक लैब की बात है, जो कि विदेश नीति आपकी, आप तो युद्ध रुकवा देते हैं। तो युद्ध रुकवाने वाले जो पापा हैं वो पेस्टिसाइड का जो मानक है यूरोप का, उसको ठीक नहीं करवा पाए भारत के मुताबिक, या भारत के किसानों को पेस्टिसाइड उतने कम पेस्टिसाइड MRL पे पेस्टिसाइड उगाने का कोई तरीका नहीं बता पाए। वो सारा यूरोप का मार्केट चाइना ने कैप्चर कर लिया। जी। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे किसानों की इनकम जो है वहाँ पे आधी रह गई है एक छोटी चीज की वजह से। तो हरियाणा में ये सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम लोग देखेंगे कि जब लोग वोट देने जाएंगे तो कैसे जो है इसका रिफ्लेक्शन होगा। और एक आपकी जो बात है, देखिए आप बता रहे थे कि झारखंड में मोदी जी, मैंने 3-4 दिन पहले इसी प्रोग्राम में कहा कि मोदी और अमित शाह ने हरियाणा को छोड़ दिया है, हरियाणा में सरेंडर कर दिया। हरियाणा में फोकस नहीं है। फोकस उनका जम्मू कश्मीर में ज़रूर है, किसी और कारणों से जम्मू कश्मीर में वो आगे या पीछे के रास्ते सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा उनका फोकस नहीं। उनको लगता है कि हरियाणा का जो इलेक्शन है उसको उलट पाना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो झारखंड में दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए वो महाराष्ट्र में दिखाई देंगे, वो हरियाणा में नहीं दिखाई देंगे। हरियाणा में दिखाई भी देंगे तो हरियाणा के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। और अब देश की जनता, चाहे हरियाणा की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, झारखंड की हो, 2024 के इलेक्शन से ये तय हो गया कि हरियाणा देश की जनता अब जुमलों पर, हिंदू मुसलमान पे, पाकिस्तान पे वोट नहीं देगी। देश की जनता अब अपने मुद्दों पर वोट देना चाहती है, और बिल्कुल। उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। राजीव जी की स्ट्रेटजी बड़ी साफ है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी और आरएसएस के लिए काम नहीं करते हैं। उनका अपना एक कुनबा है, वो गुजराती कंपनी है, गुजरात के उद्योगपति हैं, गुजरात के बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। उनकी औद्योगिक नीति गुजरात के बिजनेसमैन के लिए है। उनका पॉलिटिकल माने गुजरात के या उनके अपने निजी जो दोस्त हैं। हरियाणा में क्या बात हो गई? हरियाणा में आज बीजेपी जिस सबसे बड़ी गलती से भुगत रही है कि खट्टर साहब को जनता ने 2019 में रिजेक्ट कर दिया, जी। हरा दिया उनको चुनाव। आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और खट्टर साहब को वहां की जनता पे थोप दिया। ये और ये बीजेपी को या मोदी साहब को ये मालूम था कि खट्टर को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उनके खिलाफ जनता ने वोट दिया था। 40 सीटें आई थी बीजेपी की, मेजोरिटी नहीं दिया था। तो अब क्यों किया खट्टर साहब को, और 4.5 साल उनको चलाया, आखिरी में बदला गया। खट्टर साहब और मोदी साहब आरएसएस के दिनों के साथी हैं। एक ही कमरे में रहते थे जब मोदी साहब हरियाणा में काम करते थे। खट्टर साहब उनके लिए खिचड़ी बनाते थे। उसके बाद मोदी साहब जब गुजरात गए तो खट्टर साहब को वहां लगाया गया प्रचार में, इंतजाम में इलेक्शन के। नरेंद्र मोदी जब बनारस से चुनाव लड़े तो बनारस में भी खट्टर साहब की सेवाएं ली गई, खट्टर साहब को लगाया गया। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत विश्वास पात्र है खट्टर साहब। तो वो मोदी साहब नहीं चाहते कि हरियाणा में मुख्यमंत्री कोई बने तो मनोहर लाल खट्टर बने, वरना कोई ना बने। ये उसमें वो बीजेपी और आरएसएस नहीं है मोदी साहब की रडार में। वो केवल अपना जो उनका थोड़े से लोग हैं उनके ही हिसाब से सोचते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि अभी सुनील जी शायद बात कर रहे थे 36 बिरादरियों वाली। आज सुबह हम लोग हरियाणा में थे, अभी लौटे हैं थोड़ी देर पहले। आप देखिए कि हरियाणा में कहीं भी आप जाएं, लोग 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, 36 बिरादरी की एकता की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। सामाजिक एकता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। सामाजिक सौहार्द बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और वहां पे लगातार आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे 36 बिरादरियों में एकता है। हमको सैनी समाज के भी लोग मिले ये कहते हुए, हमको जाट समाज के भी लोग मिले, हमको दलित समाज के लोग भी ये बात कहते हुए मिले कि 36 बिरादरियों में एकता है। ये मुश्किल है। ये बता रहा है कि जो सोशल इंजीनियरिंग किया गया था वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट फेल हो गया है। इसलिए हरियाणा की जगह झारखंड में वो दिखाई दे रहे हैं। और एक आखिरी बात, क्योंकि आपने ईरान के हमले की बात की तो उस पर एक लंबी चर्चा हो जाएगी विदेश नीति की और वहाँ पे क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। लेकिन एक छोटी सी बात केवल मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो इज़राइल और फिलिस्तीन को लेके बहुत उत्साहित होते हैं, और ये बीजेपी की सरकारों की पुलिस भी बहुत उत्साहित होती है कि अगर फिलिस्तीन के पक्ष में कोई सेमिनार है, कोई जुलूस है,
उसको धरपकड़ करना, उस पर लाठीचार्ज करना, ये सब करते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि बीजेपी, ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत ही यूनिक, कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे फिलिस्तीन पे उनकी नीति कुछ और है और बीजेपी की सरकार की नीति कुछ और है। ये बड़ा विचित्र मामला है। बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पे इजराइल का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पक्ष में, नरेंद्र मोदी सरकार ने इजराइल के पक्ष में यूनाइटेड नेशंस में कभी वोट नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ वोट दिया। और एक और बात मैं उन लोगों को बता दूं जो बहुत उत्साहित रहते हैं, कि यूनाइटेड नेशंस परिसर में, संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीन का झंडा है। वो झंडा फहराता है, जबकि फिलिस्तीन फुल टाइम मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर मेंबर है। वो झंडा वहां कैसे लगा है? उस झंडे का प्रस्ताव मोदी सरकार ने, मोदी साहब के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने उसको स्पॉन्सर किया था। 2015 की बात है। तो मोदी साहब की वजह से फिलिस्तीन का झंडा यूएन में लगा हुआ है। ये सब बातें उन लोगों को मालूम होनी चाहिए। फिलिस्तीन का दूतावास भी दिल्ली में है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। भारत पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। जी राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दो यहाँ पर दोहरी नीति, दो अलग अलग नीति क्यों है? नरेंद्र मोदी की सरकार की कुछ और नरेंद्र मोदी की पार्टी की कुछ और।